नमस्कार मित्रों, आज हम हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम योगेश्वर भी कहते हैं, उनकी जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में। और आज हम एक विशिष्ट शख्सियत से मिलने आए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी। यह एक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग के प्रकांड विद्वान है और इनका वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में SM योगा इंस्टीट्यूट नाम से एक आश्रम चलता है। तो मिलते हैं सर से और जानते हैं उनके जीवन की शुरुआत, उनके इस आश्रम की शुरुआत कहाँ से, कब से और कैसे हुई। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सर, आपके जीवन में योग कैसे, कब और कहाँ से शुरू हुआ, कृपया विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित किया धन्यवाद सर। इस पॉडकास्ट के लिए। और इसके माध्यम से लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा सुझाव मिले, मेरी ऐसी प्रेरणा रहेगी। मेरे जीवन में योग बचपन से ही आ चुकी थी, क्योंकि ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो योग में है। मेरे बाबा, मेरे पिताजी, सभी लोग योग से जुड़े रहे हैं। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हुए हैं, उनके शिष्य मेरे पूज्य पिताजी से सीखना हुआ बचपन से ही। याद आज मुझे ज्ञात भी नहीं है कितनी उम्र रही होगी, शायद 5-6 साल बालकाल से। इसके साथ ही स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी मेरे पिताजी के गुरु रहे। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योग से हैं, वो मेरे सदगुरुदेव हैं। उनका आशीर्वाद रहा और इस प्रकार से योग का प्रचार प्रसार मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। सर, आप अपने जीवन में, ये तो आपने बताया कि कब से आपने योग को शुरू किया, या कह सकते हैं कि जब आपके, कहते हैं ना, ब्लड में ही होता है या खून में ही आपके में योग था। तो सर, आप हमें बताइए कि आप अपने डे टू डे लाइफ में, स्ट्रेस सभी के जीवन में आता है, सभी के जीवन में जो भी सांसारिक दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, उनसे कैसे बच सकें, या हम कह सकते हैं इस प्रश्न को कि आपने योग के द्वारा अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों के ऊपर ले गए, या अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, इन सब चीज़ों से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृपया इस बारे में बताइए। देखिए, ये जो भौतिक संसार है, इसमें ड्युअलिटी है। जी जी, ठीक है। ड्युअलिटी इन सेंस कि दिन है तो रात भी है, बिल्कुल बिल्कुल। सुख है तो दुख भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, और प्रकृति है तो पुरुष भी है। तो ये समझिए कि जब ड्युअलिटी है तो स्ट्रेस भी है और खुशी भी है। बिल्कुल। बैलेंस करना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं, उसमें समभाव कैसे लेकर के आते हैं। भगवत गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी परिस्थिति में अगर आप समभाव रह सकते हैं तो वही स्थिति योग की स्थिति कहलाती है। कोई हाथ पैर फेंकना, उल्टा लटक जाना, ये मात्र योग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं रुकना चाहूँगा, जैसे कि आज हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपीय कंट्रीज़ में कि जो कोई भी योग के पोस्चर को उतना एडवांस लेवल पे जाना, अपने शरीर को तोड़ना, कह सकते हैं अपने शरीर को एक दर्द देना, वो योग का सही फॉर्म नहीं है। हमारे वैदिक जीवन में, जैसा कि आपने बताया, कि अपने शारीरिक और मानसिक रूप से योग को बैलेंस रखना, यही है। आज जो लोग मात्र शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, जी जी, उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो योग के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि आज विभिन्न प्रकार की भ्रांति युक्त योग हमारे समाज में फैल रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हॉट योग, जी जी, बियर योग, योगा और कपल योग, न जाने क्या क्या। हाँ तो बिल्कुल। वो सारी भ्रांति युक्त योग अभ्यास हैं, जी जी, जो कि व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बस हमें कुछ क्षण के लिए संतुष्ट कर रहा है, जी और कुछ क्षण संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति वैसे का वैसा ही है।
बिल्कुल। और व्यक्ति शरीर पे ध्यान होने की वजह से वो बस शरीर में ही उलझा रह जाता है और उसकी काम वासनाएं बढ़ती चली जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उसका मन से लेना देना कुछ नहीं रहता, जिस कारण से उसका कंट्रोल मन के ऊपर नहीं होता, विचारों के ऊपर नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो आज के समय में बदनाम हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? जी। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि हमें शरीर हमारा योग का बाई प्रोडक्ट है, जो लोग बाग आज फिजिकल एक्टिविटी में कह सकते हैं, बीमारियों से दूर दूर हो रहे हैं, वो योग का एक बाई प्रोडक्ट है, जो योग का प्रमुख अंग है, या जिससे हमें वो उच्चतम शिखर तक जाना है। अपने मन को या मानसिक स्थिति को उस स्तर पे ले जाना है, जिससे हम सांसारिक और भौतिकता से ऊपर उठ जाएँ। शरीर, देखिए, योग जो है, जिस प्रकार से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, जी, इमोशनली जी। और स्पिरिचुअली पांचों तरीके से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज तो योग प्रदान करती ही जी, है। और ये पांचों चीज अगर प्रदान आपको होगी, आपको प्राप्त होगी, तो डेफिनेटली आपका आध्यात्मिक जी, जी। विकास तो होगा ही होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हम लोग कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, वो तभी संभव है जब आप इन पांचों चीजों चीजों पर खड़े उतरते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पांचों चीज आप योग के माध्यम से, सही योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी। तो जैसे कि मैं सर आपसे पिछले कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी-कभी जैसे आपसे मैं कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, तो मुझे खबर मिलती है कि सर अभी आप विदेश में हैं, या यूरोपीय कंट्रीज़ में आपका जाना ज़्यादातर आना-जाना रहता है। तो जी। आपने या कह सकते हैं कि विदेश में या यूरोपीय कंट्रीज़ में कहाँ से आपकी ये टर्निंग पॉइंट आया, जब से आप जाना-आना शुरू हुए, या वो किस अवस्था थी? आपकी उम्र की वो कौन-सी अवस्था थी जब से आप आना-जाना शुरू हुए? इसके बारे में ज़रा युवाओं को अब बताइए, जिससे कि वो योग में थोड़ा और रुचि लें। इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, जी, जी। परंतु मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हम्म, मैं अपनी साधना में व्यस्त था, जी, जी। और जब वहाँ से घर की ओर बढ़ा तो कुछ शिष्य नए बने। उन्होंने पहली बार यूएस, अमेरिका बुलाया जी, जी। योग को जानने हेतु, योग के प्रचार प्रसार हेतु। वो पहले सीख करके गए, जी, जी। कुछ महीने रुके, आए थे कुछ दिन के लिए, लेकिन यहाँ लाभ देखा योग के माध्यम से, तो वो कुछ महीने तक रुके। और महीने रुकने के उपरांत उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मुझे आज भी याद है कि मात्र 3 दिन में वीज़ा मुझे प्राप्त हुआ, जी, जी। और मैं अकेला ही निकल गए। निकल गया। और अकेला निकला यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, टेक्सास, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी मतलब कि सिटीज यूएस की मैं गया, लोगों को योग का प्रचार प्रसार किया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लेक्चर्स दिए। जी, जी। जो हमारे युवा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे थे, उनको योग का अभ्यास करवाया, योग के बारे में पहचान कराई, असली में, वास्तविकता में योग क्या है। इस प्रकार से बढ़ता चला गया। फिर भारत सरकार की ओर से जी, जी। वाइट पासपोर्ट के माध्यम से विदेशों में जाना हुआ, सरकार के माध्यम से, जो कि हम पूरे देश को रिप्रेजेंट हमने किया योग को लेकर के। एम्बेसी में रुके, एम्बेसी के माध्यम से अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग शहरों में, यूरोप के शहरों में, हुँ, हुँ। जैसे कि हंगरी हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। बुल्गारिया और बुदापेस्ट, इन सभी जगहों पे जाना हुआ। फिर लोगों को लाभ मिलता गया, और ये कारवा जो है बनता चला गया। लोग जुड़ते चले लोग गए। जुड़ते चले गए, और साथ में यहाँ अपने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, जी, आयुर्वेद जी। का पंचकर्म, औषधि भी बनाता हूँ। जी, ये जी। सारी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से लोग देश विदेश से यहाँ इलाज लेने के लिए आते हैं, और जो स्वस्थ हो जाते हैं वो खुशी खुशी अपने आप ही स्वयं ही प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, और लोगों को लाभ देने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से यूरोपीय देशों में मेरा और भी ज़्यादा विकास होता चला गया।
अभी ऐसी स्थिति है कि मैं तो नाम भी नहीं जानता, ऐसे दोस्तों की यात्रा करनी हो चुकी है और याद भी नहीं है, हाँ और लगे हुए हैं प्रयास में। इसी प्रकार होता रहे, जी जी लोग वास्तविक योग से जुड़ते रहें, मात्र आसनों तक ना सीमित रहें, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो सर आपने देखा कि विदेशों में जो नई युवा पीढ़ी है तो उनकी मानसिकता योग को लेके क्या है, महिला हो या वो पुरुष हो, वो योग को किस नजरिए से देखते हैं या उससे क्या उम्मीद रखते हैं, जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि आपको उनको बड़े करीब से देखने का, सुनने का, समझने का मौका मिला है, तो बताइए इस बारे में भी। देखिए, विदेशों में आज सबसे अधिक योग को लेकर के रुचि बनी है, जी जी परंतु जानकारी, पूर्ण जानकारी के अभाव में लोग भ्रम में हैं, जी जी लोग भटके हुए हैं। लोग आसन तो कर लेते हैं, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 20 साल से योग आसन कर रहे हैं, जी जी और उनसे अगर मात्र अष्टांग योग के ऊपर हम लोगों ने पूछ लिया हाँ तो वो जवाब देने में असमर्थ होते हैं। उनको ध्यान का वास्तविक रूप नहीं पता, उनको प्रत्याहार धारणा का वास्तविक अर्थ नहीं पता, और वे लोग बोलते हैं कि हम 20 साल से 30 साल से योग कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे योग का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य तो है ही, परंतु होता क्या है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसकी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग थे, तभी उन ज्ञान का हम लोगों ने प्रयास किया कि और उसमें हम खंगालें, खोजें और उसको अच्छे से अध्ययन करके उसका लाभ लें। परंतु जो व्यक्ति बस आसन मात्र ही कर रहा है 30 वर्ष से, उसके आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आसन में से क्या खोजेगी? बिल्कुल आसन में से क्या खोजेगी? उसी का परिणाम है ना आज कि हॉट योग और बियर योगा बियर योगा और न जाने किस प्रकार के आजकल तो गोट योगा और बिल्कुल बिल्कुल डियर योगा और बियर योगा, न जाने कौन कौन से योगा कर दिए। तमाम प्रकार के योगा दिखते हैं तो आजकल। क्योंकि बस आसन तक ही सीमित है, उसी में उन्हें आनंद मिल रहा है, लेकिन वह ये नहीं समझ रहे कि यह सब टेम्पररी है। बिल्कुल बिल्कुल यह सब मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर भी बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान भी कर सकता है। आज व्यक्ति ओसीडी, हेलुसिनेशन और न जाने कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित है। बिल्कुल सही बात है। दिन पर दिन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हम योग करते भी जा रहे हैं तो उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहने का मतलब है जो उसका वास्तविक अर्थ है योग का वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसा कि सर आपका वृंदावन में एक योग आश्रम भी है, तो आप उसमें योगा कैंप चलाते हैं, ठीक है सर। तो उसमें देसी विदेशी लोग भी आते हैं, तो आपको उनको बड़े पास से सुनने का मौका मिलता है। तो वो भारत में आके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी करते हैं। इन तीनों चीज़ों में योग को देखते हैं प्रथम नंबर पे, या आयुर्वेद को, या नेचुरोपैथी को? देखिए, आज व्यक्ति सबसे ज्यादा भारत में अगर इन तीनों की बात करें तो योग को लेकर के विशेष रूप से आता है, जी जी परंतु ज्यादातर लोग योग को लेकर के मात्र ऋषिकेश को ही जानते हैं। जी जी सच बात है, योग नगरी उसका नाम भी कर दिया है। योग नगरी कर दिया बिल्कुल है, है भी, वो कह सकते हैं। और उसका परिणाम ये निकल के आता है कि जो हमारी वृंदावन है जी वो योगेश्वर श्री कृष्ण बिल्कुल बोला बिल्कुल गया है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी नगरी है। बिल्कुल है। भगवत गीता में 4 अध्याय, जो 4 पार्ट में बटी हुई हाँ है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमें बिल्कुल प्राप्त बिल्कुल हुआ। तो योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी योग की नगरी है, बिल्कुल है। लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से मात्र ऋषिकेश या हरिद्वार तक ही सीमित रह जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और उसका दुष्परिणाम ये है
कि आज हर 2 कदम पे ऋषिकेश में आप चले जाइए, हर 2 कदम पे आपको एक ठेला, एक दुकान तो मिल ही जाएगा बिल्कुल सच बात है। जो सर्टिफिकेट बांट रही है या किसी और से लेकर के बांट रही है, जी। योग के नाम पे कूड़ा कर रही है। मैं सभी का नाम नहीं नहीं लूंगा, नहीं, कुछ संस्था है उसमें। लेकिन आज की डेट में अधिक से अधिक लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जो पुरानी संस्थान है जैसे कि शिवानंदा जी जी आश्रम है, जी जी बहुत ही ऑथेंटिक योग करवाती है। परमार्थ निकेतन है, जी जी। ऐसे गिने चुने बहुत अच्छे अच्छे लोग योग आश्रम भी हैं, लेकिन उनकी आड़ में, उनके नाम के पीछे, उनके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी दुकानें भी चल रही हैं जो योग को बदनाम भी कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि उनसे इतना पैसा ले लिया जी, और ऐसा, बहुत बहुत ज्यादा ऐसे शो करते हैं। और योग के नाम पे कुछ और ही हो गया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मैंने एक केस सुना था कि सर उन्होंने योग के नाम पे रिट्रीट करके बुलाया। उसमें योग के नाम पे उन्होंने जो भी उनका अमाउंट था, अच्छा खासा अमाउंट था, अमाउंट लिया। उसके बाद उन्होंने क्या, योग के नाम पे कैंपिंग करवाई, पहाड़ों पे ले जाके कहीं कहीं। तो ये भी एक उन्होंने बना रखा है कि कैंपिंग करके ये वो, ये कई प्रकार से उन्होंने अपना धंधा चला रहे हैं। आप वास्तविक योग को जानना चाहते हैं तो आपको पूरे भारत का भ्रमण करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तब जाकर के आप वास्तविक योग को पहचान पाएंगे। वृंदावन योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी है। काशी चले जाइए भोले बाबा के पास, जिन्होंने शिव और शक्ति की हमें बिल्कुल जानकारी दी। पुरुष और प्रकृति सांख्य योग के बारे में हमें जी जी प्रेरित किया। आप गया चले जाइए बिहार में, बौद्ध गया, बुद्धिस्ट, आपको वहां से बुद्धिस्ट योग का जो बुद्धिस्ट परंपरा है वो जानने के लिए मिलेगा। पूरे भारत का भ्रमण जब आप करेंगे, धर्मशाला चले जाइए, जी जी। पूरा बुद्धिस्ट तरीके से किस प्रकार से योग से जुड़ सकते हैं, विपासना इत्यादि, वो आप जानने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मात्र आप ये सीमित रहेंगे एक ही सिटी में, तो वो स्थान की जानकारी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसा होता है कि वृंदावन, मेरे पास जो लोग आते हैं वो वृंदावन में तो रुचि रखते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे उनको वास्तविक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ऑथेंटिक योग के रूट को पहचानने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी प्रेरणा और उनकी इच्छा यह भी होती है कि वो काशी भी पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऋषिकेश भी पहुंचे, वो रामेश्वरम भी पहुंचे, और वो बोध गया भी पहुंचे। तो यह मेरा प्रयास रहता है। जी बिल्कुल। बाकी का टूर तो पूरे सालों साल चलता है। पूरे विश्व से लोग भारत आते हैं भ्रमण करने बिल्कुल के बिल्कुल, लिए। 12 महीने आते हैं। 12 महीने आते हैं। 7वां अजूबा हमारे देश में है। जी जी, उसको भी देखने आते हैं। परंतु योग की अगर बात करें तो योग के लिए तो पूरा भारत का भ्रमण करना आवश्यक है, उसके बिना संभव ही नहीं है। ये हमारी धरती ही ऐसी है कि इसमें हर अधूरा जगह- ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बस एक सिटी तक सीमित रहेंगे तो अधूरा ज्ञान ही होगा। जैसे शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, इसी चारों कारण से कोनों की, पे की, इसी कारण से एक की, धुरी में पिरोने की, एक उसमें। जिससे कि लोग जुड़े रहें, बिल्कुल बिल्कुल लोग चीजों को गहराई से जाने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल कोई उस तरीके से नहीं देखता है। नहीं देखता है। बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट लिया और नाम के आगे योग गुरु, योगाचार्य, हाँ, और जाने माने, और न जाने कौन सा योगा स्टूडियो और योगा सेंटर और योगा इंस्टीट्यूट। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही चल रहा है। योग के नाम पे बिजनेस। भ्रांतियां भी हैं, धंधा बना रखे हैं। एक धंधा बनाना बुरा नहीं है, उसको धंधे के साथ साथ अगर आप सही ज्ञान देते हैं तो वो उचित है। धंधा बनाना बुरी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान दीजिए, ये आपका कहने का मतलब है। भूखे पेट ना भजन ना करो। भजन भी नहीं होता है, ये बिल्कुल। कहावत है। पेट भरने के लिए उचित है, करना चाहिए, लेकिन अगर पेट भरने के साथ साथ आप व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा ले रहे हो बिल्कुल बिल्कुल तो वह एक तरीके से अधर्म है, पाप है। बिल्कुल है।
और योग जैसी पवित्र चीज के लिए ये करना बिल्कुल अधर्म है जी। जैसे कि सर आप भारत में फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, आपके कैंप में आते हैं, मथुरा वृंदावन में आते हैं, या आपके और भी जो योग के शिक्षक होंगे, आपके मित्र होंगे, उनसे भी चर्चा होती होगी, विदेशों में भी आपके मित्र होंगे योग से रिलेटेड। तो सर वो क्या कॉमन डिसीजेज होती हैं? जैसे भारत में है डायबिटीज है, शुगर है, इत्यादि ये रोग देखने को मिलते हैं, नी पेन है वगैरह वगैरह। तो ये जो विदेशों में है या फॉरेनर्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो जनरली देखने को मिलते हैं? देखो, आज की डेट में इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल, मतलब कि डायबिटीज के मामले में कैपिटल है, ये राजधानी है डायबिटीज की पूरे वर्ल्ड में। तो आप ये सोच लीजिए कि कितने लोग डायबिटीज होंगे। हर तीसरा व्यक्ति, मैं 2010 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2010 में ये बताया गया था, हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है। और देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो रहा है, कितनी भी गोली खा ले, डायबिटीज हो गया तो वो तो अंतिम सांस तक चलना ही चलना है गोलियां। बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर हम विदेशों की बात करें तो वहां 2 प्रकार की बीमारियां सबसे अधिक है। जी कौन? एक तो कैंसर, बिल्कुल, क्योंकि पास्ता, पिज्जा और लजानिया और ना जाने क्या क्या, वो तो चलना ही चलना है। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले, बहुत जल्दी, फास्ट, समय ही नहीं है बनाने का। इतना कौन हेडेक ले किचन में जाए, समय व्यर्थ कर, मन से बनाए, सात्विक बनाए, तामसिकी ठीक है, पेटी तो भरना है, उनकी ये मानसिकता होती है। तो इस कारण से वहां कैंसर जैसी बीमारियां हैं। और इसके अलावा मानसिक रोगी भी बहुत ज्यादा है, मन से, साइकोसोमेटिक, जो मन से शरीर में पहुंच रहा है। हर कोई अकेला है, हर कोई दुखी है, हर कोई फ्रस्ट्रेट है, हर कोई एंजियस है, स्ट्रेस्ड है। 2 बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्रोसेस फूड, हमारे देश के युवा भी इन चीजों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। और इसी कारण से धीरे धीरे कैंसर के न जाने कौन कौन से प्रकार हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। हर दिन नए नए चीजें आ रही हैं, बीमारियों में भी, कैंसर्स में भी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और हमारे देश के युवा भी सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत जल्दी भाग रहे हैं, छोटे बच्चे, इनफैक्ट उनकी मम्मी भी, पापा भी उनको इस बारे में बता नहीं रहे, उनको अवेयर नहीं कर रहे हैं कि मैंने देखा है कि बच्चे टिफिन में भी ले जाते हैं, पास्ता ले जाएंगे, मैगी ले जाएंगे, बल्कि इनकी कह सकते हैं बहुत छोटे समय के लिए इनका पेट भरते हैं, उसके बाद बॉडी को काफी हार्म करते हैं। देखिए, अगर आप पास्ता और पिज्जा वगैरह की बात करें तो उसमें 99% तो मैदा है। बिल्कुल है। और 1% में ही सब कुछ है। अब सोचिए वो 1% कितना इफेक्ट डालेगा 99% के ऊपर। बिल्कुल। और जो मैदा होता है वो आंतों में जाकर के चिपकता है, फर्मेंटेशन क्रिएट करता है हमारी आंतों में, सड़ा देता है, चिपक जाता है, उसकी सफाई नहीं होती। इस कारण से देखा जाता है आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है। बिल्कुल, बहुत केसेस ऐसे हैं, हाई बीपी, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रोक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से सभी माताओं बहनों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए इन मैदा युक्त प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड से तो कम बचा के रखें। हाँ, अगर साल में 2 बार 4 बार हो जाए तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन साथ में योग अगर कराते रहें तो इम्यूनिटी बनती रहेगी और जीवन को अच्छा जीवन शैली बना करके रखें तो कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, खुशहाल जीवन होगा, मेरा विश्वास है। तो सर, आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं जब भी हम अगली बार मिलेंगे तो कुछ बीमारियों पे चर्चा करेंगे। अवश्य। बिल्कुल। और जो भी बीमारियां हैं उनके योग के माध्यम से, और जैसा आपने बताया आपको आयुर्वेद के द्वारा भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके द्वारा भी हम जानेंगे योग और आयुर्वेद के द्वारा हम उन बीमारियों से कैसे निजात पा सकते हैं। अवश्य, बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा।